नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोले जाने के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब इस पर सियासी बयानों की एक श्रृंखला दिख रही है और एक के बाद एक सियासी बयान इस मामले को गरमाए हुए हैं। गृह मंत्री ने ये कहा कि ये केवल एक सुझाव था जो उन्होंने नकली शराब को लेकर दिया था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस बात पर सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रकट किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि थोड़े से राजस्व के लालच में माफिया का दबाव शराबबंदी होने नहीं देता। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया। सीएम शिवराज सिंह का ये बयान अभिनंदनीय है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक अपील करती हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की तैयारी करिए। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। शराबबंदी से राजस्व को क्षति को कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के नशे में बलात्कार, हत्याएं, दुर्घटनाएं, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं बेहद भयावह हैं और देश समाज के लिए कलंक भी। उन्होंने बिहार और लॉकडाउन का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके राजनीतिक फायदे भी हैं। साथ ही ये भी साबित हो चुका है कि शराब न पीने से किसी की मौत नहीं होती है। तो ट्वीट देख रहे हैं आप, उमा भारती का ट्वीट है। शराबबंदी की पैरवी की कम से कम उन राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद। जब मुरैना में जहरीली शराब पीकर मौतें हो रही थीं तब उन्होंने कहा कि क्या शराब की दुकानें बढ़ा देना चाहिए और इसके बाद इस पर विपक्ष हमलावर हुआ। उन्होंने सफाई दी कि दरअसल ये केवल एक सुझाव था। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के दिमाग में नहीं है। और तीसरी तरफ उमा भारती ने ये कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ये अभिनंदनीय है और साथ में एक सिफारिश भी कर दी कि जहाँ जहाँ एमपी में और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पूर्ण शराबबंदी की जाए। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और दुर्गेश केसवानी साहब हैं बीजेपी की तरफ से। दुर्गेश जी, अब तो उमा भारती तक कहने लगी हैं कि पूर्ण शराबबंदी करें वो प्रदेश कम से कम जहां पर बीजेपी की सरकार है, जबकि गृह मंत्री ने जो कहा वो आपके सामने है। देखिए पुनीत जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कल बात कही थी, जिससे हमने आपके चैनल पे भी डिबेट हुआ था हम लोगों का, और माननीय गृह मंत्री जी ने सिर्फ अपना एक सुझाव दिया था कि अमानक रूप से जो शराब मध्य प्रदेश में बिक्री हो रही जिससे लोगों की जान को हानि हो रही है, उस पे उन्होंने जो जांच दल गया था, जांच दल ने अनेक बिंदुओं पे अपनी बात कही है और उसी में से एक बिंदु ये भी था कि अमानक रूप से शराब वहाँ पे बिक रही है और उसी बिक्री को रोकने के लिए लोगों के जीवन से कोई भी आदमी ऐसा खिलवाड़ न कर पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं और उस जनता के निश्चित रूप से जो कदम उठाने चाहिए उन सब कदमों पे बात की जा रही है। तो आपके ही कार्यक्रम में, आईबीसी के कार्यक्रम में माननीय श्री शिवराज जी ने कहा था कि अगर हमारा मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर अग्रसर होता है तो मैं ऐसे 7,000 करोड़ के राजस्व को लात मारता हूँ। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हम लोग शराबबंदी की ओर अग्रसर हुए, नर्मदा किनारे पे हमने दुकानों को समेटना शुरू किया। जो दुकानें सड़कों पे थी, जो मारपीट, जो आपसी नशे में जो व्यवसान, जो चीजें, जो घटनाएं समक्ष आती थी, वो हम लोगों ने उन दुकानों को पीछे करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। अब हमारे मित्र जो लोग कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जो 7,000 करोड़ के राजस्व को 13,000 करोड़ का राजस्व करने का टारगेट देते थे। गांजे की खेती की बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी कि गांजे की खेती की जाए।
जो लोग खुद जिनके खुद के घर शीशे के हों, आज मगरमच्छ के आंसू यहाँ पे बैठ के बाहर हैं। मुझे लगता है पुनीत जी, हमारी सरकार स्पष्ट है इस चीज में। माननीय उमाश्री दीदी ने जी भी जो आज बात लिखी है, निश्चित रूप से ये वही बात है जो शिवराज जी पहले करते रहे। अजय जी उत्तर देना चाहेंगे दो बातों का। पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी जो आज इस बात का समर्थन करती, खुद से इस पर यकीन करती, फॉलो करती, और नंबर दूसरी बात ये कि इस पर जितने भी पॉलिटिकल बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं भाजपा के राजनीतिक बयानों की बात करना चाहूंगा। भाजपा के तमाम नेता शराब के बहाने अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उमा भारती जी से प्रारंभ करता हूं। उमा भारती जी प्रदेश की वो मुख्यमंत्री हैं जो केवल 8 महीने मुख्यमंत्री रहीं और जिन्होंने प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा भारी परिवर्तन किया ताकि आबकारी से आय बढ़ सके। जिले के ठेके बंद करके शराब की दुकानों के ठेके देना चालू किए, जिससे ज्यादा से ज्यादा शराब भी बिके और ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके। और वही उमा भारती जी एक तरह का जुमला दे रही हैं कि देश भर में शराब बंद हो जाना चाहिए। तो उमा जी, अब हम कितने दिन इंतजार करें, गंगा जैसी प्रतिज्ञा बन के ना रह जाए। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं कि शराब से हमें राजस्व की जरूरत नहीं है। जब लॉकडाउन के बाद सबसे पहले बिजनेस व्यापार खुले तो आबकारी ठेकेदारों ने दुकानें खोलने से मना कर दिया। इन्होंने महिला कर्मचारियों, आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बिठा के शराब की दुकानें चलवाई। जहां सभी जगह लॉकडाउन 8 बजे तक था, शराब दुकानों को 11 बजे तक की छूट दी। तो ये कौन से राजस्व के लिए छूट दी जा रही थी? शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ये केवल और केवल झूठी बातें हैं। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं शराब की दुकानें ज्यादा खुलना चाहिए जिससे कि नकली शराब बंद हो। और जब मुख्यमंत्री जी उस बयान से पीछा छुड़ाते हैं तो नरोत्तम जी कहते हैं मैंने राय दी। आप कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट सहयोगी हैं, कैबिनेट में नीति बनती है और आप वहां पर एक राय दूसरी रखते हैं। मुख्यमंत्री जी उससे पीछे छुड़ाते हैं और अब आप कहते हैं कि मेरी राय को गंभीरता से नहीं लिया जाए। तो ये तो केवल और केवल राजनीतिक खींचतान वाली बात है। मध्य प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश महिला अपराध में प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और महिला अपराध में बहुत बड़ा कारण शराब और नशे का भी होता है। इसलिए भाजपा के नेता राजनीति छोड़ें और इस दिशा में आगे बढ़ें ताकि समाज की और महिलाओं की और बच्चियों की। ठीक है दुर्गेश जी, मूल बात ये कि बयान सब कुछ हो गए, लेकिन अमल किस बयान पर होगा, किस बात पर आगे बढ़ेगी सरकार? देखिए पुनीत जी, मेरे कांग्रेस के साथी जो यहाँ पे मगरमच्छ के सुधारते हुए देख रहे हैं, सिर्फ उनसे इस बात का जवाब ले लीजिए। जब उमंग श्रृंगार जी ने कहा था कि दिग्विजय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, और वो तो योजनाएं ही अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, तो आप जनता रखते हैं। मैं अमल की बात कर रहा हूं, किस बयान पर अमल करेगी सरकार? जब प्रदेश का एक मंत्री अपने बड़े वरिष्ठ नेता पर यह आरोप लगाता है, तब मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं वो निकल के आए और उनको उस टाइम पे जवाब देना चाहिए था कि उमंग श्रृंगार जी आप गलत बोल रहे हो, यहाँ दिग्विजय सिंह जी गलत थी। मतलब इन्होंने सबने, कांग्रेस के नेताओं ने मौन स्वीकृति दे दी कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़े सवाल पूछे, जवाब पूछे। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे पास जितना समय था हमने दोनों को सुना है। सवाल करना चाहते हैं, सवाल का उत्तर ये मगरमच्छ की जो सरकार कांग्रेस की सरकार 7,000 करोड़ के बात विपक्ष के मगरमच्छ के आंसू की नहीं, मैंने पूछा आपसे स्पष्ट कि क्या और किस बयान के ऊपर सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका दोनों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। तो शराब को लेकर के पूर्व सीएम ने अब एक राय भी रखी है और एक मांग भी करी है कि पूर्ण शराबबंदी की जाए। देखना होगा कि प्रदेश सरकार कितना इस पर अमल करती, कितना आगे बढ़ती है। वैसे मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने का मामला लगातार चर्चा में है। इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मुरैना में जहरीली शराब से मौत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर नई शराब दुकान खोलने की बात को दोहराया और इसके पहले भी बयान दिया था कि शराब की नई दुकान खोलने से नकली शराब पर लगाम लग सकती है। इतना ही नहीं, ये सुझाव मुख्यमंत्री को देने की बात तक उन्होंने कही, लेकिन जब विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर हमला शुरू किया
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, मगर एक बार फिर प्रदेश के गृह मंत्री प्रदेश में अधिक दुकानें खोलने की बात को दोहरा रहे हैं। गृह मंत्री ने इसके पीछे जो तर्क दिया, यही तर्क है कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए जो तर्क तब दिया था वो अब ये दे रहे हैं। अब कांग्रेस नए प्रस्ताव पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही, लगातार उठा रही। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा और न कुछ तय किया, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। यह सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, दो धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि दुकान खुलनी चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा लगता है कि शराब में डुबोना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता को और हर घर में शराब पहुंचाने का काम करना चाहती है। तो एक तरफ उमा भारती जी का ट्वीट है, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी का कहना है कि हम अपनी बात पर या अपने बयान के ऊपर कायम हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा फिलहाल कोई प्लान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमा नहीं है। 2 और मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इतनी मौत जहरीली शराब पीने के कारण इनकी हुई है नहीं हुई, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं, इसकी पुष्टि बाद में होगी। छेरा मानपुर में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिठौरा थाना क्षेत्र में रंचौली में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब पढ़ावली के पत्थर खदान में एक और मजदूर की जान गई। बताया जा रहा है कि इसने भी शराब पी थी और तबीयत खराब होने पर इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं चिचावली में भी एक मजदूर की शराब पीने के बाद मौत हुई। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि छेरा में बनी अवैध शराब गांव-गांव तक पहुंच रही है और इस वजह से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। हालांकि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवा के बिसरा सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एएसपी हंसराज सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह जहरीली शराब थी या नहीं। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। आसपास के इलाकों में शराब तस्करों पर कार्रवाई का दावा है। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी, अलग अलग समय पर हुई थी। एक ब्रॉड डेथ थे, दूसरे इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस संबंध में दोनों का जो है विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। सैंपल जो है वो भी डॉक्टर द्वारा जब्त किए गए हैं और उक्त जो विसरा है वो जांच के लिए लैब भेजी जा रही है। मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड मामले में एक और नई कड़ी जुड़ गई है, जिसके मुताबिक मुरैना और ग्वालियर के बीच में रायरू डिस्टिलरी फैक्ट्री में बन रहे ओपी यानी कि ओवर प्रूफ केमिकल के कारण मुरैना समेत ग्वालियर चंबल अंचल में जहरीली और नकली शराब का कारोबार जोर पकड़ रहा है। फैक्ट्री से शराब बनाने का केमिकल जिन टैंकरों से रवाना होता है, उनके ड्राइवर हाईवे के ढाबों पर रुकते हैं और माफिया को इसे बेचते हैं। और इसके बाद अंचल के सभी कलेक्टर्स ने ओपी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुरैना के जहरीली शराब कांड के अधिकारियों ने ग्वालियर चंबल की शराब फैक्ट्रियों पर नजर गड़ा ली है। दरअसल यहां डिस्टिलरी में बन रहे ओपी यानी ओवर प्रूफ केमिकल को चोरी करके बेचा जा रहा है, जिसके जरिए शराब माफिया जहरीली शराब बना रहे हैं। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक मुरैना में जितने बार भी ओपी पकड़ा गया, उनकी जांच में सामने आया है कि ये ग्वालियर की रायरू डिस्टिलरी में निकले टैंकरों से चुराया गया है। बीते दिनों हुई कार्रवाई पर नजर डाले तो 20 दिसंबर को नूराबाद पुलिस ने साक नदी के पुल पर 1300 लीटर ओपी जब्त किया। आरोपियों ने कबूला कि इसे रायरू डिस्टिलरी से निकले टैंकर से खरीदा। हफ्ते भर पहले रायरू डिस्टिलरी से 30,000 लीटर ओपी से भरा एक टैंकर भिलवाड़ा रवाना हुआ था, लेकिन बीच में एक ढाबे पर 2500 लीटर ओपी निकाली गई। ग्वालियर पुलिस भी ऐसी केमिकल को कई बार पकड़ चुकी है। रायरू डिस्टिलरी से रवाना होने वाले टैंकरों से अवैध रूप से निकाले जाने वाले ओपी नकली शराब बनाने वाले तस्करों तक पहुंचता है। 1 लीटर ओपी से लगभग 2 पेटी शराब बनती है। नकली शराब बनाने वाले इसमें अन्य घातक केमिकल मिलाकर कई गुना शराब बनाते हैं। यही शराब कभी कभी जहरीली बन जाती है। मुरैना के शराब कांड जैसी घटनाएं सामने आती है। हालांकि प्रशासन और पुलिस अब इस पर अंकुश लगाने की बात कह रहे हैं। रिसेंटली जो थाना घाटी गांव में एक टैंकर पकड़ा गया था, एक
ढाबे के पास, तो उसमें से ये ओपी निकाल रहे थे। ये केमिकल के साथ ये अंग्रेजी शराब बनती जिसमें बॉटलिंग करने की ये मशीनें भी लाते हैं और इस पे लगातार कार्रवाइयाँ ग्वालियर जिले में हो रही हैं। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि मुरैना में शराब में केमिकल की मात्रा ज्यादा होना मौतों की वजह है। शराब में मिथाइल अल्कोहल होगा जिससे आंखों की रोशनी जाती है और ये हार्ट और किडनी पर भी असर डालता है। डॉक्टरों के मुताबिक स्प्रिट एक अल्कोहल है जिसमें मिथाइल और इथाइल होती है। इथाइल पीने के लिए होती है, मिथाइल जहरीली होती है। स्प्रिट अल्कोहल होती है, तो स्प्रिट ही मतलब शराब में स्प्रिट ही होती है एक तरह से, परंतु उसमें दो तरह की होती है। एक इथाइल अल्कोहल जो कि शराब के रूप में पी जाती है और एक होती है मिथाइल अल्कोहल, वो जहरीली होती है। मुरैना कांड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने भी माना है कि मिथाइल अल्कोहल के चलते मौतें हुई। इसी घटना के बाद जागा प्रशासन अब कार्रवाई में जुट गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी मुकेश किरार को आज पुलिस ने जौरा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मुकेश किरार को 23 जनवरी तक पुलिस रिमांड में सौंपा है। ASP हंसराज सिंह का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। पहले से गिरफ्तार 2 आरोपी बृजकिशोर शर्मा और रामवीर राठौर को जहरीली शराब से हुई मौत के लिए जिम्मेदार बता रहा है। ASP हंसराज सिंह अब तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि हकीकत सामने आ सके। मुकेश किरार को चेन्नई से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि वो तमाम साक्ष्य जमा कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में बड़ा खुलासा होगा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आग नए प्लांट में लगी जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। टीकाकरण के दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगाया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्रियों को टीका लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोग केवल राजनीतिक कारणों से वैक्सीनेशन को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे समाज का एक बड़ा तबका वैक्सीन को लेकर इससे झिझक रहा है। सरकार और किसानों के बीच में 12वें दौर की बैठक कल होगी। ये बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे है। इसमें सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 18 महीने तक स्थगित करने के प्रस्ताव पर बात होगी। वहीं किसान संगठनों ने 11वें दौर की बैठक को सकारात्मक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और फिल्म के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की। याचिका में OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग है। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। अमरकंटक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने करोड़ों की सौगात दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 50 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास कर दिया। साथ ही मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विकास कार्यों की सौगात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को मंच पर बुलाकर ट्रीटमेंट प्लांट 6 महीने में बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही अमरकंटक में यूकेलिप्टस पेड़ों को हटाने का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। और आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे संस्कृति और पर्यटन मंत्री न बनाया होता तो मैं ये काम कर नहीं सकता था। और यहाँ पर मैं और आदरणीय शिवराज जी, हम दोनों को साथ में मिलकर मां नर्मदा के बारे में कुछ अच्छा करने का अवसर उनकी कृपा से हम दोनों को मिला है। मैं आपको वचन देता हूँ जो हम लोग की सामर्थ्य होगी वो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। प्रशासन यहाँ बैठा हुआ कलेक्टर यहाँ जाए। आज से मैं निर्देश दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए।
और एक व्यवस्था बनाइए, जो मेले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले सुर्खियों में आ चुके हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार के मौजूदा कार्यकाल में हुए तबादलों को लेकर आंकड़े जारी किए। कांग्रेस का दावा है कि शिवराज सरकार के 303 दिनों के कार्यकाल में 3000 तबादले किए गए और 1 अप्रैल से तबादलों में जब बैन हटेगा तो आंकड़ा 50,000 के पार जाएगा। ताबड़तोड़ तबादलों पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, बीजेपी नेता हमारी सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने एक कदम आगे निकलकर प्रतिबंध के बावजूद 3000 तबादले कर दिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।